हाय, दिस इज दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक बच्चे के ऐसे सपने की कहानी है जो 20 साल तक उसे डराता रहा, मेंटल ब्लॉक बन गया, भय बन गया। क्या वो उस भय से लड़ सका और लड़कर भी क्या वो उससे जीत सका, यही कहानी सुनाऊंगा आज के एपिसोड में। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपना बचपन कभी मरने नहीं दिया, क्योंकि उसके बचपन का सपना अधूरा रह गया था। वो एक मंजिल पे पहुंचा भी, पर वहां पहुंच के उसे एहसास हुआ कि उसका सपना अभी भी बहुत दूर है। एक बच्चा जिसकी जहां तक स्मृति जाती थी वो अच्छा गाया करता था। उसे खिलौने की जगह कैसियो दिलाया गया तो उसने उस पर ओरिजिनल धुनें बना डाली। उसकी माताजी भी प्लेजेंटली शॉक्ड रह गईं। उन्होंने उसे बहुत एनकरेज किया तो उसने नई नई धुनों की झड़ी लगा दी। उसे रियलाइज हुआ कि बिना सीखे भी वो बहुत ही आसानी से कंपोज कर पाता था। लिरिक्स भी मानो कॉम्पोजिशन की तरह ही स्वतः डाउनलोड हो जाते थे उसके दिमाग में, खेल खेल में। बचपन में वो कभी अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग बाइक राइड्स पर नहीं गया, कभी अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर नहीं गया। उसके पेरेंट्स भी अगर कभी किसी शादी में या किसी इवेंट में जाया करते थे तो वो आधे इवेंट से वापस घर आ जाता था, ये कह के कि मुझे मेरी धुन कंप्लीट करनी है। उसके पेरेंट्स भी कहते थे कि ऐसी क्या आफत आ रही है, ऐसी क्या अर्जेंसी है, कौन सी तुझे ये कॉम्पोजिशन कल किसी प्रोड्यूसर को सुनानी है। पर उसे धुन लग चुकी थी और देखते ही देखते उसने 100-150 गाने बना डाले। ऑब्वियस है ना कि ये सब मैं इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि वो बच्चा मैं ही हूं। मां आगे चल के संगीत में ही प्रोफेसर बनी तो उन्हीं के इंस्टीट्यूशंस में घूमता रहता था। उनके इंस्टीट्यूशन में सारी संगीत की विधाएं सिखाई जाती थी तो घूमते फिरते ही मुझे सबके पीसेज याद हो जाया करते थे। 24 घंटे घर में भी वही माहौल था तो वही डिस्कशन होता रहता था। विधिवत भी सीखा उसी इंस्टीट्यूशन में, और स्कूल में भी SUPW में म्यूजिक ही सब्जेक्ट था मेरे पास। बहुत अवार्ड जीते सिंगिंग में। स्कूल में भी एज अ सिंगर ही पहचान बनी। जब 12th में थे तो 11th वालों ने फेयरवेल दिया तो टाइटल भी दिया तानसेन। अपने छोटे से कैसियो पे बहुत धुनें बनाई माँ के लिए और उन्हें स्टूडियो में गवाया। उस वक्त राजस्थान पत्रिका वालों ने जयपुर से बाहर कुंडा गांव में एक नया स्टूडियो खोला था। वो उस वक्त सबसे हाईटेक स्टूडियो माना जाता था। तो हम लोग बहुत सारे कोरस सिंगर्स को लेके और जयपुर के बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को लेकर बस में बिठा के बार बार वहां जाया करते थे और रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सब कुछ मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूं, तो अगला स्टेप यही है कि आई हैव टू बिकम अ पॉप सिंगर, अ पॉप स्टार। उस वक्त मैं 15-16 साल का रहा होगा। दिन रात यही सपना देखा करता था कि एक दिन मेरा गाना बज रहा होगा और उस पर एक म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा होगा और मैं उसमें स्टार कर रहा होगा। कोई अवरोध ही नहीं था, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो कंपोजर्स होते हैं वो लिरिसिस्ट ढूंढते रहते हैं, जो सिंगर्स होते हैं वो कंपोजर, अरेंजर और मिक्सिंग इंजीनियर्स को ढूंढते रहते हैं। मेरे लिए बहुत सरल था क्योंकि ये सारे काम मैं बहुत आसानी से कर लिया करता था, तो कोई रुकावट ही नहीं थी। रास्ता बिल्कुल प्रशस्त था। खैर, माँ के कई गाने रिकॉर्ड करने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि अब जब कभी भी मैं अपना एज अ सिंगर, कंपोजर, प्रोग्रामर, लिरिसिस्ट कोई भी एल्बम निकालूंगा, वो क्योंकि पॉप एल्बम होगा, डांस एल्बम होगा, तो तहलका मचा देगा। तो साहब, मेरे गानों की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हुई और 8-10 लड़कियों को जो माँ की स्टूडेंट्स थी और बहुत अच्छा गाती थी, जयपुर के बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बस में बिठाकर हम पहुंचे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुंडा गांव। उस वक्त राजस्थान पत्रिका वालों का जो स्टूडियो था उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए। उससे पहले मैं स्टेज पर तो बहुत गा चुका था, कई कॉम्पिटिशन्स जीत चुका था, टीवी पर गा चुका था, रेडियो पर गा चुका था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत था। लेकिन इस तरह की स्टूडियो रिकॉर्डिंग मैं पहली बार कर रहा था तो हाइपर बहुत था। तो उस एक्साइटमेंट में एक तो रात भर नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन जाकर पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने कहा कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और फिर मैं गा नहीं सकूंगा अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि गाने की ताकत ही नहीं रही और रिकॉर्डिंग खराब हो गई।
उस दिन रिकॉर्डिंग में अगर सबसे बुरा किसी ने किया था तो मैंने। मां ने भी रिकॉर्डिंग सुनी और उन्हें भी लगा कि इसे परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। और तब तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी परफेक्ट से कम गा सकता हूं। एक 15-16 साल के लड़के के लिए यह एक बड़ा सदमा था। खैर, कुछ दिन और रिहर्सल्स करने के बाद मैं दोबारा अपने गानों को डब करने पहुंचा। रिकॉर्डिंग भी हुई, पर बाद में जब मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि उनमें बहुत कमियां थी। कुछ मिक्सिंग की, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की। सब लोग वहां नए नए स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के एस्पेक्ट सीख रहे थे, तो इसलिए कुल मिला के कुछ भी ऐसा नहीं बना जो सुनने लायक हो। इतने वर्षों, बल्कि पूरा बचपन ही संगीत में रमे रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, एहसास का विश्वास ही हो गया शायद, कि मैं और पॉप स्टार्स की तरह स्टूडियो में रिकॉर्डेड प्रोफेशनल गाना गाने लायक नहीं हूं। और मैंने वो रिकॉर्डिंग का स्पूल और वो ऑडियो कैसेट हमेशा के लिए कवर्ड में बंद कर दी और उसे एक बुरा सपना समझ के भूल गया। शायद ही वही स्पूल है। इस इंसिडेंट के सालों बाद मैं मुंबई पहुंचा। मास कॉम की पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे एक दिन यह पता चला कि एड्स का म्यूजिक करने में पैसे बहुत मिलते हैं। मुझे लगा मैं तो बचपन से म्यूजिक कर रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत आसान होगा। अब यहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हरदम के लिए मेरी पर्सनैलिटी और मेरी साइकी बदल दी। मैंने लिंटास एड एजेंसी में काम करने वाले मेरे एक दोस्त को फोन लगाया और उसे कहा कि मैं एड्स का म्यूजिक करना चाहता हूं। उसने अपने एक डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। अब मेरे पास कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न म्यूजिक के सैंपल के नाम पर कुछ पड़ा था, तो वही ऑडियो कैसेट जो मैंने जयपुर में रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके बाद मैंने म्यूजिक ही छोड़ दिया था। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार, मेरे पास मेरी कॉम्पोजिशंस तो पड़ी हैं, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। उसने इंसिस्ट किया कि यार, हमें सिर्फ एक सैंपल देखना होता है और तुझे तो वैसे भी एज अ कंपोजर जज करना है, तो रिकॉर्डिंग से क्या लेना देना। मैं फिर भी डरा हुआ था, तो मैंने मां को फोन किया। मैंने कहा कि इस तरह से दोस्त से मिलना है और मुझे यही रिकॉर्डिंग सुनानी है। उन्होंने भी कह दिया कि बी पॉजिटिव, कुछ खराब नहीं है, तू तो कॉन्फिडेंस से मिल ले जाकर। मैं एड एजेंसी पहुंचा और अब मैं, मेरा दोस्त और वो डायरेक्टर एक केबिन में बैठे हुए थे और मेरे गाने सुन रहे थे। तभी उसी एड एजेंसी में काम करने वाला कोई लड़का अचानक अंदर आया और उसने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बड़ा कैजुअली कह दिया, ये किसका बकवास सा गाना बज रहा है, हटाओ इसको यार। मैं सालों पहले उसी रिकॉर्डिंग के सदमे में गाना छोड़ चुका था, म्यूजिक ही छोड़ चुका था। एंड दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, हाँ, मुझे भी पसंद नहीं है ये गाना। मैं निशब्द था और बाकी सब एम्बैरेस्ड। मैं मन ही मन मां से बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि मैं उन पर अंधविश्वास करता था। मुझे हमेशा लगता था कि वे हमेशा सही राय देती हैं, पर उन्होंने उस दिन जो हौसला बढ़ाया, उसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई वहां। मैं चुपचाप अपनी कैसेट लेके वहां से निकल गया। वो कैसेट मैंने आखिरी बार 15 साल पहले छुई थी और फिर मैंने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। मेरा एक्टिंग करियर शुरू हो चुका था और गाने से मेरी इतनी दूरी हो चुकी थी कि मेरी ये फीलिंग भी मरने लगी थी कि कभी मेरा म्यूजिक से या गाने से कोई ताल्लुक रहा था। टीनेज के बाद मेरी आवाज बदलने लगी और क्योंकि मैं बरसों से गाना छोड़ चुका था, इसलिए रियाज की कमी से वो और अनस्टेबल हो गई। गाना मेरे प्रोफाइल से पूरी तरह से निकल चुका था। मैंने फिर कभी कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं कभी गाता था, यहां तक कि मैंने कभी दोस्तों के साथ अंताक्षरी में भी नहीं गाया। बरसों गुजर गए। हम जितने भी एक्टर्स मुंबई जाते हैं, वे फिल्में देखकर ही जाते हैं। सीरियल्स देखकर शायद कोई नहीं जाता, एटलीस्ट मैं तो नहीं गया था। फिल्मों में घुसना बहुत मुश्किल हो रहा था
5 फिल्में साइन करने के बाद भी कोई फिल्म शुरू नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने सीरियल्स करने का मन बनाया, लेकिन फिल्मी रोल्स करने की इतनी जिद थी कि सबकॉन्शियसली तब तक कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया जब तक वो लार्जर देन लाइफ नहीं लगा। मैंने जितने भी रोल्स किए वो बहुत फिल्मी थे, गन्स और चेजेस, फाइट्स और सॉन्ग्स। और सॉन्ग्स से तो खैर मुझे बहुत इरिटेशन था, क्योंकि हम टेलीविजन एक्टर्स कभी भी ओरिजिनल गानों के ऊपर एक्ट नहीं करते थे। हम हमेशा उन गानों पे एक्ट करते थे जो फिल्मों में कहीं किसी और के ऊपर शूट हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे एक तो दूसरे दर्जे का एक्टर होने की फीलिंग आती थी, और दूसरा ऐसा महसूस होता था जैसे स्कूलों के बच्चे एनुअल फंक्शन में या फेयरवेल पार्टी में म्यूजिक चलाकर उस पर डांस कर रहे हो। करोड़ों की इंडस्ट्री थी, पर गाने फिल्मों से बोरो किए जाते थे। सीरियल्स में हालांकि मेरी लार्जर देन लाइफ रोल्स प्ले करने की ख्वाहिश तो पूरी हुई, लेकिन स्क्रीन पर खुद के नाम से जाना जाने वाला गाना गाने का, किसी ओरिजिनल गाने पर एक्ट करने का, और बचपन में वो पॉप स्टार बन के एक म्यूजिक वीडियो बनाने का जो सपना था, वो पेनफुल एहसास बन के रह गया। जिंदगी में कोई तूफान आया, पापा गुजर गए और मां जयपुर में अकेली रह गई। इसलिए मन जयपुर जाकर मां के साथ वक्त बिताने के लिए छटपटाने लगा। मेरी एक मित्र हैं बरखा मदान, वो खुद बुद्धिस्ट मंक बन गई हैं। तो एक बार मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ये चाहता हूं कि मैं शूटिंग तो ऐसे ही करूं जैसे यहां करता हूं, लेकिन अपनी मां के साथ भी रह सकूं। ये दोनों सपने एक साथ नहीं पूरे हो पाते। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 3 शब्द बोले, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, 3 शब्द बोले। मतलब उन्होंने कहा वर्क टुवर्ड्स इट, वर्क टुवर्ड्स इट। और वो बात मेरे जहन में घुस गई। बेगूसराय शो चल रहा था और मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ दिन जयपुर जाके मां के साथ रहना चाहता हूं। मुझे जब भी जयपुर याद आता है तो मुझे नाहरगढ़ और आमेर याद आने लगते हैं। मेरे लिए जयपुर का मतलब ही वो 2 फोर्ट्स और वहां के पहाड़ हैं। तो इसलिए बड़ा मन करता था कि कभी ऐसा हो सके कि मैं उन पहाड़ों में शूट भी कर सकूं और फिर रात का खाना जाके मां के साथ खाऊं। इन पहाड़ों की इस कहानी में क्या रेलेवेंस है, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। मैं दुनिया के सामने तो गाना छोड़ चुका था, लेकिन कभी कभी अपने ही गानों को गुनगुनाना चाहता था। और क्योंकि कंपोज किया करता था, अरेंज किया करता था बचपन से, तो इच्छा होती थी कि जब मैं गाऊं तो म्यूजिक भी बजे। तो मैंने अपने ही गानों के कैरियोके बना के एक पेन ड्राइव अपनी कार में लगा रखी थी और कभी कभी गुनगुना लिया करता था। तो एक बार मेरी एक मित्र हैं बबीता जॉन, उन्होंने मेरी कार में मेरा एक गाना सुना, दिल तू है दीवाना, और वो बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज रह गई। उन्होंने बहुत तारीफ की, तो मैंने उन्हें और गाने सुनाए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाने तो निकलने चाहिए, और अगर तुम अपना ये गाना दिल तो है दीवाना कभी बनाने का सोचो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ये गाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इंटरनेट का दौर चरम पर पहुंच चुका था और रिमिक्सेस का वक्त चल रहा था, और मैं सोच में पड़ गया कि जो लड़का बचपन में ही 100-150 गाने बना चुका था, वो तो आज इस डिप्रेशन में पड़ा है कि वो गा नहीं सकता। और जो लोग दूसरों के गाने गा रहे हैं और कवर वर्जन्स बना रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, रीमिक्सेस कर रहे हैं, वो स्टार बन चुके हैं। मां से मैं बहुत नाराज था, क्योंकि मैं जब भी कभी जयपुर जाता था और गाने की कोशिश करता था तो मेरा दरवाजा खटखटाने लगती थी और टोकती थी, ये क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है, क्योंकि वो शायद मुझे एक बेहतरीन सिंगर की तरह सुनना चाहती थी। मगर जिस आदमी ने 15 साल से मुंह भी ना खोला हो, वो ये सुनकर और डिप्रेस हो जाता था। मेरा गाना कंप्लीटली बंद हो गया। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैंने गुनगुनाना भी बंद कर दिया। मां ने मुझे बहुत बार कहा कि तू रियाज करना क्यों नहीं शुरू करता, लेकिन शूटिंग की वजह से ना तो मेरे पास इतना वक्त था कि मैं वापस सरगम का रियाज करना शुरू करूं, और ना ही इतनी हिम्मत थी कि मैं उनके सामने रियाज कर सकूं या किसी के भी सामने रियाज कर सकूं। और मुझे विश्वास हो गया कि मुझे रियाज से भी ज्यादा इलाज ढूंढना है मेरे मेंटल ब्लॉक का। बेगूसराय की शूटिंग चल रही थी और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जो रोल मुझे सुनाया गया था उसका इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया गया था। क्योंकि एक तो चैनल की टीम बदल गई थी, हमारा तो प्रोडक्शन हाउस भी बदल गया था। इसलिए
किसने आपको क्या सुनाया था वो बात भी आई गई हो गई। इसका एक और वर्जन मुझे सुनने को मिला किसी चैनल के ही व्यक्ति से कि चैनल में तुझसे प्रेजुडिस्ड किसी व्यक्ति के कहने पर तेरा रोल ऐसा किया गया है। खैर, वो जो कुछ भी था बहुत पेनफुल। जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगी वो थी अनसर्टेनिटी। मतलब बार बार आपको अपनी पसंद के रोल के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और तब मैं सोचा करता था कि कितने मज़े में थे ना गुरुदत्त साहब, राज कपूर साहब, देव साहब, फिरोज़ खान साहब, जो अपनी पसंद की फिल्में बनाया करते थे। किसी का इंतज़ार ही नहीं करना है, जब मर्जी अपनी फिल्म बना लो। और इसलिए ये लोग मेरे रोल मॉडल्स बन गए। इसलिए एक्टर होने के बावजूद मैंने अब तक की अपनी ज़िंदगी कुर्सियों पे बैठे बैठे कंप्यूटर्स, सिंथेसाइजर्स, कैमरास के सामने नए नए सॉफ्टवेयर्स, मशीन्स और फिल्म मेकिंग के सारे डिपार्टमेंट सीखते सीखते निकाली है। बेगूसराय सीरियल के सेट के सामने ही भाभी जी घर पे हैं का सेट था। वहीं मेरी मुलाकात शिल्पा शिंदे से हुई। मेरी वैनिटी के सामने ही उनका मेकअप रूम हुआ करता था, तो उन्हें भी मेरी ये दीवानगी पता चली कि मैं सारे दिन वैनिटी में बैठा बैठा कैमरों और ऑडियो सॉफ्टवेयर से खेलता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भी इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है और अगर मैं कभी कुछ बनाना चाहूँ तो वो उसका हिस्सा बनना चाहेंगी। वो बात वहीं आई गई हो गई और उन्होंने भाभी जी घर पे छोड़ दिया। सीरियल में मेरे किरदार को लेके मेरा डिससैटिस्फैक्शन थोड़ा बढ़ गया था। कैरेक्टर अच्छा था, पॉपुलर भी हो गया था, लेकिन वो नहीं था जो मुझे सुनाया गया था। और किसी भी आर्टिस्ट का क्रिएटिव डिससैटिस्फैक्शन तब तक रहता है जब तक वो अपनी पसंद का कोई दूसरा काम ना कर ले। एक रात उसी डिससैटिस्फैक्शन की हालत में मैं शूटिंग से घर पहुंचा था। रेडियो पे कोई बहुत अच्छा सा गाना आ रहा था, तो मैं पार्किंग में ही रुका रहा, गाना सुनता रहा। बहुत सुकून मिला, लेकिन साथ में अचानक दिमाग में कुछ शॉर्ट सर्किट भी हुआ और मैंने खुद से कहा कि तूने इतना कुछ छोड़कर एक्टिंग चुनी थी जिंदगी में। उस एक्टिंग में भी बहुत चैलेंजेस है और यहां तो क्रिएटिव कॉल्स भी दूसरों के हाथ में होते हैं। तो फिर तूने वो क्यों छोड़ दिया डिसअपॉइंट होके, जिसमें सब कुछ तेरी पहुंच में था, सारे डिसीजंस तेरे हाथ में थे। तूने गाना क्यों छोड़ दिया? Why did you give up on singing? और फिर इतने बरसों बाद उस रात मैंने अपने पुराने गानों की वो डायरी फिर खोली। सोच लिया था कि अब मैं अपना पहला म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। गाना ऐसा चुनना चाहता था जिसमें विजुअली भी बहुत कुछ हो दिखाने के लिए। इसलिए एक ट्रैवलर की कहानी सोची और दिल तो है दीवाना का एक रफ स्क्रैच रिकॉर्ड कर लिया गाकर। हालांकि डरते डरते, लेकिन कर लिया। कॉन्फिडेंट तो मैं अब भी नहीं था, लेकिन बरसों से जो मेंटल ब्लॉक था ना, उससे तंग हो चुका था। तंग क्या, इनफैक्ट नफरत करने लगा था उससे। मेरे अंदर का जो म्यूजिशियन इतने बरसों से कोमा में था, वो फिर से जीना चाहता था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तय कर लिया कि मैं तुरंत दिल तो है दीवाना की शूटिंग शुरू कर दूंगा। आगे क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता था। उन दिनों मुंबई में मॉनसून्स का वक्त था, यानी आउटडोर शूटिंग इम्पॉसिबल थी। लेकिन सही वक्त का इंतजार करने का मतलब होता 4 महीने रुकना, और मैं बहुत डेस्परेट था। मुझे लगा कि इतनी मुश्किल से तो ये मेंटल स्टेट आई है, और अगर वक्त गुजर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर शूट करने के या तो हालात ना रहे या ये मेंटल स्टेट ना रहे। इसलिए मैंने मॉनसून्स में ही शूटिंग शुरू कर दी। मेरी मित्र बबीता जॉन इंडस्ट्री में एक प्रतिष्ठित हेयर स्टाइलिस्ट रही हैं, और उनके जितने भी मित्र थे वे भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में प्रो थे। तो उन सब ने मुझसे वादा किया कि हम इस शूट में आपका साथ देंगे। मुंबई शेड्यूल में प्रसिद्ध फोटोग्राफर संगीत कौशिक, प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर सनी सिंह जो अब डायरेक्टर भी बन गए हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर नीति माथुर, जो ये सब मेरे मित्र हैं, ये भी साथ हो लिए। हम लोग ड्राइव करते करते ही रैंडम शॉट्स लेने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि हमारी छतरियां उड़ रही थी, हमारे कपड़े भीग रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि हम कोई शॉट प्रॉपर्ली नहीं ले पाए। यहां तक कि शेड्यूल के शुरू में ही हमारे कैमरामैन संगीत कौशिक स्लिप होकर गिर पड़े अपने कैमरा के साथ, क्योंकि पत्थरों पर काई जमी हुई थी। और गोराई बीच पर हमारे यूनिट के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो हादसा क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उस हादसे के बाद मैंने अपना मुंबई का शेड्यूल कैंसिल कर दिया और मैं जयपुर आ गया, इस उम्मीद में
कि शायद यहां बारिश थोड़ी कम हो। जयपुर में भी मॉनसून जोरों पर था और यहां मेरे पास क्रू नहीं था, मैं अकेला था। मुझे क्रू भी जुटाना था या बनाना था और शूट भी करना था। पर ये मेरा शहर था और यहां शूटिंग करना और फिर शूट के बाद रात को मां के साथ डिनर कर पाना मेरा बरसों पुराना सपना था। बारिश में यहां भी असफल प्रयासों और मुश्किलों की झड़ी लग गई, पर मैं जिद पकड़ चुका था। कई मुश्किलें आईं और शूटिंग के कई पैंतरे इजाद करने पड़े, जो अपने आप में एक सिंगर, कंपोजर, प्रोग्रामर, मिक्सिंग इंजीनियर, डायरेक्टर, एडिटर के पहले गाने के बनने की एक बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मुझे नहीं लगता कि हम आज के एपिसोड में कंप्लीट कर पाएंगे, वरना ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि बनने की कहानी, जिसे हम बिहाइंड द सीन्स या मेकिंग कहते हैं, वो मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। अभी सिर्फ मेरे बचपन के मेंटल ब्लॉक की कहानी पर रहते हैं। तो साहब अब बहुत आगे फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। ये गाना ऑलमोस्ट शूट हो चुका था। जैसा मैंने कहा कैसे हुआ ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो ये गाना शूट हो चुका था बिना हीरोइन, और उसकी वजह ये थी कि जो फीमेल कैरेक्टर था गाने में, हीरोइन थी, उसकी सिर्फ एक झलक के लिए एंट्री होती है गाने के एंड में और गाना खत्म हो जाता है। पहले गाने का यही कॉन्सेप्ट था, इसलिए 90% शूट खत्म होने के बाद हमने हीरोइन ढूंढना शुरू किया। बहुत सी न्यू कमर्स से भी मैंने बात की, लेकिन बात बन नहीं रही थी। उसकी वजह यह थी कि मैं जयपुर में शूट कर रहा था और जयपुर में किसी को बुलाने का मतलब था कि उसे हमें एक्सक्लूसिव डेट्स देनी पड़ती, अपना कोई प्रोजेक्ट छोड़कर। और दूसरी वजह यह थी कि ये गाना उस तरह शूट नहीं हो रहा था जिस तरह गाने शूट होते हैं। मतलब हमारे पास क्रू ही नहीं था, ना लाइट डिपार्टमेंट, ना कैमरा डिपार्टमेंट, ना केटरिंग वाले, ना स्पॉट, ना मेकअप वाले, ना कॉस्ट्यूम्स वाले। इनफैक्ट जो सिंगर था, कंपोजर था, प्रोग्रामर था, एडिटर था, डायरेक्टर था, वो ही लाइट, स्पॉट और केटरिंग डिपार्टमेंट्स में भी था, और वो भी मॉनसून्स में, इतनी बारिश में। तो ये गाना करने के लिए कोई पैशनेट लड़की ही चाहिए थी, हर किसी के बस की थी भी नहीं। खैर, बहुत कोशिशों के बाद भी हीरोइन फाइनल नहीं हुई, और तभी अचानक मुझे शिल्पा का फोन आया कि वो जयपुर आई हुई हैं किसी इवेंट के लिए। उनका घर आना हुआ और मैंने उन्हें अपने गाने के अनएडिटेड शॉट्स, जिसे हम रशिस कहते हैं, वो दिखाए, जिन्हें देख के वो इतनी फैसिनेट हुई कि उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक अगर तुम्हारी हीरोइन फाइनल नहीं हुई है तो इस गाने में मैं तुम्हारी को स्टार बनूंगी। मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई, गाना शूट होना अभी भी बहुत दूर था। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। पर जैसा कि आप जानते हैं कि गाना अल्टीमेटली शिल्पा के साथ ही रिलीज़ हुआ। मेरा पहला गाना एज अ सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट रिलीज हो गया। आप सबके लिए वो सिर्फ एक गाना हो सकता है, मगर मेरे लिए वो गाना उस मेंटल ब्लॉक से आज़ादी था जिसे मैंने बरसों पाला, जिसने मेरे सारे म्यूजिकल पैशन को सालों के लिए काल कोठरी में फेंक दिया। वो मेंटल ब्लॉक आज भी है। मुझे आज भी गाने में बहुत डर लगता है, पर फिर भी मेरे बचपन का सपना अल्टीमेटली पूरा हुआ। दिल तू है दीवाना रिलीज होने के साथ ही वो जो शो को लेके डिससैटिस्फैक्शन चल रहा था वो भी चला गया। मैंने फिर खुद को पोस्टर पे देखा। इतने बरसों बाद मैंने अपनी खोई हुई आवाज फिर सुनी, और पहली बार जिंदगी में मैंने किसी ओरिजिनल गाने पे खुद को एक्ट करते देखा। अपने ही गाने पे स्क्रीन पर लिप सिंक किया। मुझे लगा कि अ न्यू फेज हैज स्टार्टेड इन माय लाइफ। गाना 1 मिलियन तक पहुंच चुका था। मेरे कई मित्र रोशनी, किरण, सुरेंद्र रात दिन उसे प्रमोट करने में लगे रहते थे, और 1 मिलियन पे पहुंचने के बाद एक बात याद कर कर के मेरी रातों की नींदें उड़ने लगी। लाख दबाने के बाद भी एक सेंटेंस मुझे बराबर याद आता रहा, और वो ये कि गाना रिलीज होने के बाद
जब वो गाना पहली बार मैंने माँ को दिखाया सरप्राइज की तरह, तो उन्होंने कहा कि रिलीज होने से पहले ही सुना देते गाना एक बार, परफेक्ट तो नहीं है। मेरी एक मित्र है रीवा, जो खुद बहुत अच्छी सिंगर हैं और एक म्यूजिकल फैमिली से हैं। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि क्लासिकल म्यूजिक वालों की परफेक्शन की परिभाषा बहुत अलग होती है, लेकिन मुझे घुन लग चुकी थी। और जिस डिप्रेशन, जिस मेंटल ब्लॉक से मैं बचपन से जूझ रहा था, उस पर विजय प्राप्त करने के इतना करीब आकर, इतने व्यूज मिलने के बाद भी मैंने वो गाना चैनल से हटा दिया, जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्होंने उस गाने को इतना प्रमोट किया था। मैंने फिर रियाज किया और कई महीनों बाद वो गाना फिर डब किया, उसे री रिलीज किया दिल तो है दीवाना रिप्राइज के नाम से। इस बार मैं ये सुनने को तैयार नहीं था कि फिर कोई गड़बड़ हो गई। इस बार मां भी खुश थी, मैं भी खुश था। व्यूज फिर 0 से शुरू हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस 0 से थोड़ा ऊपर आ गया था। उसके बाद मेरा अगला गाना रिलीज हुआ साथ साथ, मैं तो तेरे साथ साथ हूं, और फिर यादों की कशिश। यादों की कशिश दिल में। मैं आज सिर्फ इसलिए म्यूजिक वीडियोस बनाना चाहता हूं कि ये सौगात जो मुझे यूनिवर्स ने दी है बिन मांगे, कंपोज कर पाने की, लिख पाने की, गा पाने की, मैं चाहता हूं कि मैं वो इसी यूनिवर्स में बिखेर के जाऊं आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि अगर मैं अपने गाने रिलीज किए बिना ऊपर चला गया ना, तो ऊपर वाला भी मुझसे ज़रूर पूछेगा कि तुझे जो ये सौगात दी तू लेके ऊपर ही आ गया। अगर किसी जुझारू लड़के को दी होती तो वो कुछ कर गया होता। इसलिए जो भी एक गिफ्ट की तरह डाउनलोड होता है ना मेरी ब्रेन में, मुझे लगता है कि मैं वो इसी दुनिया में बिखेर दूं, क्योंकि वो मेरी नहीं है, किसी मकसद के लिए वो गॉड गिफ्ट दी गई है मुझे। इसलिए अपने मेंटल ब्लॉक से लड़ना कुदरत के इस आशीर्वाद के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करने का जेस्चर है मेरा। अगर अब तक आपने दिल तो है दीवाना नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सिर्फ गाना नहीं है, एक इंसान की गिव अप कर देने से, अपनी डेस्टिनी से लड़कर दोबारा अपने गाने की जिद पूरी करने की अद्भुत कहानी है ना। अगले एपिसोड में ये गाना हमने मॉनसून्स में कैसे शूट किया, उसकी मजेदार कहानी आपको विस्तार से सुनाऊंगा। रोलिंग एक्शन। देखते रहिए डीडी सेज। नमस्कार।